डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर और हमें पुनरावृत्ति करनी है। और पाठ है सांवले सपनों की, यानी कि सांवले सपनों की याद, जिसको लिखा है जाबिर हुसैन ने। तो पाठ को शुरू करने से पहले शायद थोड़ा सा भूल गए हों, मैं इस पाठ की थोड़ी सी समरी आपको बता देता हूँ। कि जो सांवले सपनों की याद पाठ है, इसमें इसके जो लेखक हैं वो जाबिर हुसैन जी हैं। इन्होंने इसको एक तरह से डायरी लेखन की तरह लिखा है उनकी मृत्यु के पश्चात। लेखक द्वारा इसे जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा है, यानी संस्मरण लिखा है, उनको याद करते हुए लिखा है। 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी सालिम अली की, जो बहुत बड़े, जिन्हें बर्ड वॉचर भी कहा गया है, जो प्रकृति के इतने नज़दीक आ गए थे और पक्षियों की खोज में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तो इसी दुख को लेखक ने सांवलों सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। प्यारे बच्चों, लेखक मृत्यु को प्राप्त पक्षी विज्ञानी सालिम अली की प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर मौत की खामोश वादी की ओर चले गए हैं। क्योंकि जीवन भर तो उन्होंने पक्षियों की खोज की है। पक्षी कैसे रहते हैं, क्या बातें करते हैं, किस तरह उनका नेचर है, प्रकृति की क्या चिंता है, क्या परेशानियां हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी पक्षी के ऊपर बैठकर, पंखों पर सवार होकर एक खामोश मौत की वादी की ओर चले गए हैं। ये संभव ही नहीं है कि कोई इसे रोक ले, क्योंकि मौत को कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, भीड़ भाड़ वाले जीवन और तनाव के वातावरण से सालिम अली का यह अंतिम विदाई है। यानी ये संसार जिसे हम कहते हैं कि दुखों की दुनिया है, दुखों का घर है, उससे वो विदा हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो वे वन पक्षी की तरह प्रकृति में शामिल हो रहे हैं, जो जीवन के अंतिम गीत गाने के पश्चात मौत को गले लगा लिया हो। लेखक कहता है, सालिम अली ने कभी कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये लोगों की भूल है। मानव प्रकृति की सारी चीज़ें प्रकृति की नज़र से नहीं, बल्कि आदमी की नज़र से देखने को उत्साहित रहता है। यही दिक्कत है, प्रकृति को हमें प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए, लेकिन हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि हमने अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद वो भगवान कृष्ण के बारे में भी कहते हैं कि वृंदावन में रासलीला रची थी और उस गोपियों को आप अपनी शरारतों का हिस्सा बनाया था। कब माखन चुरा कर खाया था, वाटिका में कब घने पेड़ों की छाया में आराम किया था, कब अपनी बंसी के जादू से सबको मंत्रमुग्ध किया था। मुझे पता नहीं यह सब कब हुआ था, पर कोई आज भी वृंदावन जाकर देखे तो वहाँ नदी का सांवला पानी उसे कृष्ण लीलाओं से परिचय करवा देता है। कितनी सुंदर और अच्छी बात बोली है कि हम वृंदावन जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, अनायास ही वहाँ का वातावरण और चीज़ें हमें उन सब चीज़ों की याद दिला देता है। आज भी वहाँ कृष्ण की मनोहर बांसुरी का जादू फैला हुआ है। लेखक के अनुसार सालिम अली लगभग 100 वर्ष के ही होने वाले थे कि उनकी मृत्यु कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण हो गई। लेकिन मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में असफल रही जो पक्षियों की तलाश उनके सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। लेखक आगे अपनी बातों पर जोर देते हुए कहते हैं कि सालिम अली जैसा बर्ड वाचर शायद कोई दूसरा हो। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति को भी अपने प्रभाव में ले आते थे। वे प्रकृति की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया का अटूट हिस्सा बन गए थे। इस दुनिया को बनाने में उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ा था और इस प्रकृति की दुनिया को गढ़ने में उन्हें सबसे ज़्यादा सहयोग मिला उनकी जीवन साथी तहमीना का। एक सहपाठी के रूप में तहमीना स्कूल के दिनों में ही सालिम अली का साथ निभाती आ रही थी, यानी जो उनके साथ पढ़ती थी उन्हीं से उन्होंने बाद में शादी भी की। लेखक के अनुसार अपने अनेक और लंबे रोमांचकारी अनुभवों के मालिक थे सालिम अली।
एक बार जब वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने की विनती लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी जी के पास मिलने गए, तब उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष पर्यावरण के संभावित खतरों की तस्वीर को रखा। चौधरी चरण सिंह जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय के, उनकी आंखें भी नम हो गई कि कोई व्यक्ति कितनी चिंता कर रहा है हमारे वातावरण की, प्रकृति की, पक्षियों की। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो। आत्मकथा का नाम आते ही लेखक को एक घटना की याद आ जाती है। वे D.H. लॉरेंस के बारे में भी बताते हुए कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि D.H. लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। तो प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार सालिम अली सदैव जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली बने रहेंगे। वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय एक सागर बनकर उभरे थे। वे अपनी जीवन में अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों को निरंतर छूते रहे। जो लोग उनके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सालिम अली आज भी पक्षियों की तलाश में निकले हैं। वे जल्द ही अपने गले में दूरबीन लटकाए आएंगे। लेखक की आंखें नम हैं। वे सालिम अली के प्रति अपनी मोहब्बत को समर्पित करते हुए कहते हैं कि सालिम अली, तुम लौटोगे ना। तो प्यारे बच्चों, सालिम अली एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज और प्रकृति के रहस्यों को जानने में लगा दिया। इसलिए सालिम अली एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। उसके रहस्य को जानने के लिए दूर दूर तक वो गए, पहाड़ों, जंगलों, पर्वतों तक गए, उनकी गहराई जानी और प्रकृति जैसे ही हो गए। तो आइए पाठ को शुरू करें। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरह हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि गद्यांश में कहा गया कि उनके जैसा शायद ही कोई बर्ड वाचर हो, क्योंकि इतनी गहराई और ईमानदारी से कोई पक्षियों की चिंता करता है। केवल एक घटना कि उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई, उसके बाद उन्होंने उसकी सेवा की और फिर सारा जीवन उन्होंने पक्षियों की खोज में, उनके नेचर को जानने में, प्रकृति को जानने में लगा दी। और खाली क्षणों में वो आमतौर पर नंगी आँखों से अपनी बिना दूरबीन के आसमान, ज़मीन, जहाँ तक नज़र जाती थी प्रकृति को बांधने की कोशिश करते थे, निहारते रहते थे, देखते रहते थे। खाली क्षणों में उनकी आँखों में जादू था। उनकी आंखों में एक वो चीज़ थी जो प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहती थी, और उन्होंने प्रकृति के और पक्षियों के रहस्य को लगभग जाना और वो लगातार जानने के लिए प्रयासरत भी रहे। तो ऐसा व्यक्ति प्यारे बच्चों प्रकृति के प्रभाव में नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के प्रभाव को अपने पास ले आता है, यानी कि उसके रहस्य को जानकर। तो ये सब करने के लिए, प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि, और वो मानते भी थे कि प्रकृति की एक एक चीज़ में रहस्य बिखरा पड़ा है, पसरा पड़ा है, और इसीलिए उन्होंने इतनी मेहनत की इस रहस्यों को जानने के लिए। तो इन्होंने अपनी दुनिया बहुत मेहनत से गढ़ी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रकृति को क्या बांध लेता था। आइए इसका उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रकृति को क्या बांध लेता था। उत्तर है कि दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों का जादू प्रकृति को बांध लेता था। दूसरा है, बर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है, प्रकृति में पाए जाने वाले सुंदर पक्षियों को देखने के शौक़ को बर्ड वाचिंग कहते हैं। जो व्यक्ति पक्षियों को अपने प्राकृतिक माहौल में देखना पसंद करते हैं उन्हें बर्ड वाचर कहते हैं। यानी जिनको पसंद है, शौक़ है पक्षियों को जानने का, प्रकृति
को जानने का, उनके रहस्यों को जानने का, उन्हें हम बर्ड वॉचर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था। उत्तर है, एक छोटी सी घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। उसके बाद उनकी रुचि पूरे संसार, पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। उनके लिए प्रकृति में हर तरह की एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, और इस मेहनत में जिन्होंने साथ दिया वो थी उनकी पत्नी तहमीना, जो स्कूल से ही साथ थी। तो जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, पक्षियों की खोज और प्रकृति की खोज और उसके रहस्य को जानने के लिए उन्होंने जो मेहनत की वही उनकी दुनिया थी। चौथा प्रश्न है कि जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो इस पंक्ति का आशय हम सालिम अली से ही लेंगे। सालिम अली प्रकृति से असीम लगाव रखते थे, यानी बहुत गहरा लगाव रखते थे। वे प्रकृति के क्षण भर के सौंदर्य से प्रभावित होने की बजाय प्रकृति के सौंदर्य के रहस्यों को जानना चाहते थे। पक्षी प्रेम के कारण वे प्रकृति के और निकट आ गए थे। नदी, पहाड़, झरने, विशाल मैदान आदि से उन्होंने अपना नाता जोड़ लिया था, यानी कि उनका जीवन प्रकृति में हो गया था। और ऐसे व्यक्ति प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, हम घूमने जाते हैं, हमने एक झरना देखा या झील देखी, क्षण भर हम उसमें नहाए, देखा और आ गए, हमें अच्छा लगा, बात ख़त्म। लेकिन उस झरने की इतनी ऊंचाई से गिरने के प्रति जो लगाव और प्रेम है, उसको जो महसूस करना है अंदर तक, उसको बांध लेना है अपने अंदर, समा लेना है अपने अंदर, वैसा व्यक्तित्व सालिम अली का था कि वो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय जो उसका प्रभाव है उसको अपने अंदर ही समेट लिया, और उसके लिए पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी चाहिए उस प्रकृति और पक्षी के प्रति। तो ऐसे थे हमारे सालिम अली। पांचवा प्रश्न है, सालिम अली एकांत क्षणों में क्या करते थे। तो उत्तर है, एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के अपनी आँखों से दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को देखा करते थे, जैसे अपनी नज़रों के घेरे में प्रकृति को बांध लेना चाहते हों। तो एकांत के क्षणों में उन्होंने यही किया, बिना दूरबीन के दूर दूर तक आसमान और ज़मीन और पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति के सौंदर्य को वो निहारा करते थे। अपनी इन आँखों में उस प्रकृति के सौंदर्य को, उसके रहस्य को बांध लेना चाहते थे। तो उम्मीद है, आशा है प्यारे बच्चों, ये आज की वर्कशीट सांवले सपनों की याद, सालिम अली का व्यक्तित्व और उनका महत्व समझ आ गया होगा। तो हमें भी पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, पक्षियों की आवाज़ें सुननी चाहिए, तब हमें एहसास होगा, आंखें बंद कर कर जब आप सुनेंगे तो एहसास होगा कि पक्षियों की आवाज़ में कितना जादू है, प्रेम है, ममता है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें।